फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IS चौपाल। मैं आशुतोष। भारतीय इतिहास के आज के इस खंड में हम बात करेंगे गुप्त पीरियड की। तो आइए देखते हैं। चौथी सदी में कुषाणों के पतन के बाद भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। उसके जो स्रोत हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है गुप्त साम्राज्य के बारे में, उसको हम देखते हैं। साहित्यिक स्रोत कालिदास की रचनाएं हैं जिनमें मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और ऋतुसंहार। मृच्छकटिकम है शूद्रक की, कामसूत्र है वात्स्यायन की। विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखा था जिससे हमें गुप्त शासक रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत की हम बात करें तो इसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है समुद्रगुप्त का, भीतरी अभिलेख है स्कंदगुप्त का जिसमें यह बताया गया है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया था। जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें स्कंदगुप्त का सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के बारे में विवरण है। गुप्तकालीन मंदिर है, उन मंदिरों में नचना कुठारा का पार्वती मंदिर है जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का मंदिर है कानपुर में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अजंता और बाघ की गुफाएं हैं जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरण में फाहियान का विवरण है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और हुएनसांग का विवरण है जिससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। हुएनसांग के द्वारा हमें यह पता चलता है कि कुमार गुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी जो कि कालांतर में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके संस्थापक जो गुप्त साम्राज्य के थे वो श्रीगुप्त थे जिन्हें महाराज की उपाधि मिली हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना गया है। इनका कालखंड जो था वो 319 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक था। इनका जो राज्याभिषेक है वो 319 ईस्वी में हुआ था और उसी को गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त संवत 319 ईस्वी का माना गया है और शक संवत 78 ईस्वी का माना गया है और दोनों में 241 वर्षों का अंतर है। गुप्त वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए और इनको महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह और वैशाली राज्य की प्राप्ति इन्होंने की और सिक्के पर लिच्छवी उत्कीर्ण करवाए। उसके बाद समुद्रगुप्त आए जिनका कालखंड 350 से 375 ईस्वी तक है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। यह हास्यास्पद है क्योंकि नेपोलियन इसके लगभग 1400 साल बाद पैदा हुआ, समुद्रगुप्त के 1400 साल बाद पैदा हुआ। वास्तव में नेपोलियन को समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए था। प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त को एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला या पृथ्व्या प्रथम वीर कहा गया। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में था जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ पर अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बिरबल, जहांगीर का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में ही सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो कि उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित था। एक कवि, संगीतज्ञ और विद्वान भी समुद्रगुप्त को माना गया है और इन्हें कविराज की उपाधि भी मिली हुई थी। इन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। अब इससे एक प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसे मिली थी? ए समुद्रगुप्त, बी राजेंद्र प्रथम, सी अमोघवर्ष, डी गौतमीपुत्र शातकर्णी। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा जो पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी वो थी समुद्रगुप्त की, तो इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए। अब चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को देखते हैं। इनका जो कालखंड था वो 375 से 415 ईस्वी तक था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त
शासक बने थे, परंतु उनका कालखंड काफ़ी छोटा था, इतिहास में कोई विशेष स्थान वो नहीं बना पाए। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की है, चंद्रगुप्त द्वितीय की ही है। लौह स्तंभ में इसका वर्णन चंद्र नामक राजा के रूप में किया गया है। इसकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, जबकि दूसरी राजधानी इसने उज्जैनी को बनाया था। इसके शासनकाल में ही फाहियान भारत में आया था। ये कला और संगीत प्रेमी थे। इसके दरबार में नवरत्नों की टोली रहती थी, जिनमें कालिदास, धनवंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वराह मिहिर और वररुचि जैसे विद्वान थे। इनकी अन्य उपाधियों में विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत है। अन्य नामों की हम बात करें तो देवगुप्त, देवराज और देवश्री। इससे एक प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी रामगुप्त। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो परम भागवत की उपाधि मिली थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को मिली थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। अब फाहियान का यात्रा विवरण हम लोग देख लेते हैं। फाहियान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच वो भारत में आया था। वह स्थल मार्ग से आया और चीन, मध्य एशिया, पेशावर होते हुए 399 ईस्वी में भारत आया था। ताम्रलिप्ति से श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए 414 ईस्वी में फिर वो वापस स्वदेश लौटा था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के कालखंड में आया। इसने जो भारत के मध्य देश के बारे में विवरण दिया है उसे हम देखते हैं। इसके अनुसार मध्य देश ब्राह्मणों का देश था। यहाँ लोग बहुत सुखी संपन्न थे। मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, सिर्फ आर्थिक दंड का प्रावधान था। किसी भी जीवित प्राणियों की हत्या नहीं होती थी। खाने पीने में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं होता था। क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग होता था। पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल को देवताओं द्वारा निर्मित बताया गया है। वो कहा जाता है कि वो पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ था और उसने कहा था कि यह महल इंसानों का नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित लगता है। इसने अनेक बौद्ध स्थानों की यात्राएं की। चीनी ग्रंथों में भारत को उसने यिंतु कहा। अब कुमारगुप्त प्रथम, जिन्हें महेंद्रादित्य भी कहा गया, इनका जो कालखंड था वो 415 से 455 ईस्वी तक था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। इनका वर्णन मंदसौर अभिलेख में है। इन्होंने रजत सिक्कों का प्रचलन किया था। इसने गरुड़ के स्थान पर, मुद्राओं में पहले गरुड़ का प्रयोग होता था, उसके स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाई थी। गरुड़ जो कि राज चिन्ह हुआ करता था। और कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब स्कंदगुप्त का कालखंड इसके बाद आया, जो कि 455 से 467 ईस्वी के बीच है। हूणों का आक्रमण इनके कालखंड में हो रहा है और हूणों को ये पराजित कर रहे हैं। और ये विवरण हमें मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर के पुत्र चक्रपालित को दिया था। इसे क्रमादित्य की उपाधि मिली थी। अब इससे एक प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी 2011 में, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त और डी रामगुप्त। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा जिसने हूणों को पराजित किया था वो स्कंदगुप्त थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। अब गुप्तकालीन व्यवस्था को हम बारी बारी से देख लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करें तो राजा सबसे प्रमुख था और सर्वोच्च न्यायाधीश था। हालांकि न्यायाधीश का पद वहाँ पे था, मगर जो सर्वोच्च न्यायाधीश था वो राजा था। कुमारात्य सबसे बड़े प्रांतीय अधिकारी थे। जिला स्तर पर जिला परिषद था, जिसे विषय परिषद कहा जाता था। सार्थवाह विषय के व्यापारियों के नेता को कहते थे। नगर श्रेष्ठी पूंजीगत वर्ग का नेता हुआ करता था। ग्रामिकी ग्राम प्रशासन का प्रमुख था। सामाजिक व्यवस्था की हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में विभक्त थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
और शूद्र थे। गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग को अंत्यज और चांडाल कहा जाता था। शूद्रों को कृषक वर्ग के रूप में उल्लेखित किया गया है। कायस्थ के रूप में एक नई जाति का उदय हो रहा है, जिसका विवरण हमें याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय प्रणाली थी, अर्थात चोरी की सजा ब्राह्मणों को अधिक जबकि शूद्रों को कम। वहीं हत्या में ये स्थिति विपरीत थी। स्त्रियों की दशा में गिरावट हो गई, उपनयन संस्कार बंद हो गए स्त्रियों के, सती प्रथा का चलन देखने को मिलता है, जो कि हमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख में उल्लेखित है। सती प्रथा के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई थी। आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो मुख्य आधार कृषि था। भूमि पर मुख्यतः राजा का अधिकार हुआ करता था। सिंचाई की व्यवस्था राजा द्वारा ही या राज्य द्वारा ही किया जाता था। वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था और धातु निर्माण कला की भी उपस्थिति देखने को मिलती है। विष्टि एक प्रकार का बलात् श्रम जनता द्वारा दिए जाने वाला एक कर के रूप में था, जिसमें मजदूरों, शिल्पियों और कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा राज्य के लिए मुफ्त श्रम किया जाता था, जिसके लिए कोई शुल्क या मजदूरी उन्हें नहीं मिलती थी। और ये जो प्रथा थी वो मध्य प्रदेश और काठियावाड़ में सर्वाधिक प्रचलित थी। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन में होता था और सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया है। हालांकि सामान्य जन खरीद बिक्री में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। इस काल में हमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग देखने को मिलता है। धार्मिक स्थिति की हम बात करें तो वैष्णव धर्म प्रधान राज व्यवस्था थी। राजा और राज परिवार वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। गरुड़ इनका राजकीय चिन्ह था। मंदिर निर्माण का पहली बार शुभारंभ हो रहा है इस कालखंड में। मूर्ति उपासना का केंद्र बन रही है। यज्ञ और अनुष्ठान का स्थान उपासना और पूजा ने ले लिया। वैष्णव और शैव धर्म का समन्वय देखने को मिलता है। साथ ही बौद्ध और जैन का भी समानांतर विकास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। षड दर्शन की स्थापना हुई है, जिसमें सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत दर्शन आते हैं। इससे एक प्रश्न पूछा गया है IAS 2019 में, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। B, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। C, बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। D, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो जो अभी पिछले स्लाइड में देखा कि यह एक प्रकार का कर था जो कि जनता द्वारा राजा को दिया जाता था मुफ्त सेवा के रूप में। यह गुप्त साम्राज्य और मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः विद्यमान था, अविद्यमान नहीं था। अर्थात यह मध्य प्रदेश और काठियावाड़ के क्षेत्रों में प्रचलित था। अर्थात 20 का सही उत्तर नहीं होगा। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें मजदूरी नहीं मिलती थी। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ सबके लिए बराबर की अपॉर्चुनिटीज थी। तो इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा A। अब गुप्तकालीन स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला को देखते हैं। ये भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है। अगर हम कला की बात करें तो मंदिर निर्माण कला का शुभारंभ हो रहा है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध जो मंदिर हैं उनमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ललितपुर यूपी में, नचना कोठारा का पार्वती मंदिर है पन्ना MP में, भीतरगांव का मंदिर है कानपुर में, तिगवा का विष्णु मंदिर है जबलपुर MP में, भूमरा का शिव मंदिर है सतना MP में। मूर्ति कला के जो प्रमुख केंद्र थे वो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र थे। विष्णु की मानवाकार प्रतिमाएं बनाई गई। अजंता की 29 गुफाओं में से 16, 17 एवं 19 जो थे वो गुप्तकालीन थे। अजंता की गुफा में बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है।
हम देख सकते हैं इसमें बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र, जो कि इस काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है, जो कि अजंता गुफा में है। इससे एक प्रश्न पूछा गया है IAS 2017 में, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो A अजंता में है, B बादामी में है, C बाग में है, D एलोरा में है। तो अभी हमने देखा पिछले स्लाइड में, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा A, ये अजंता में है। अब गुप्तकालीन शिक्षा, विज्ञान और साहित्य की हम बात करते हैं। शिक्षा, विज्ञान और साहित्य में गुप्तकाल अपने चरमोत्कर्ष पे था। शिक्षा के प्रमुख केंद्र नालंदा, पाटलिपुत्र, बल्लभी, उज्जैनी, काशी और मथुरा थे। गणित और ज्योतिष का इसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। आर्यभट्ट इस काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। शून्य की खोज आर्यभट्ट द्वारा इसी काल में की गई। प्रमुख सिद्धांत और वैज्ञानिक खोज कौन कौन से थे? आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ग्रहण के कारणों का पता लगाया। वर्गमूल, घनमूल तथा कोण के ज्या अर्थात साइन ऑफ एन एंगल सिद्धांत को बताया। पाई का मान बताया जो कि 3.1416। सौर वर्ष की लंबाई भी बताई। वराहमिहिर ज्योतिष के सिद्धांत बताए। पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की और वृहद संहिता की भी रचना वराहमिहिर के द्वारा की गई। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकाला, जो कि एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। विकर्णों की लंबाई को ज्ञात करने की विधि अपनाई। भास्कर प्रथम आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर इन्होंने टीकाएं लिखी। गुप्तकालीन चिकित्सा और आयुर्वेद की बात करें, प्रथम शताब्दी आते आते शल्य चिकित्सा और विभिन्न शल्य औजारों का प्रयोग आम हो गया था। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा गया। अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 121 प्रकार के शल्य उपकरणों का वर्णन इन्होंने किया है। आयुर्वेद चिकित्सा में धन्वंतरी ने आयुर्वेद को एक विकसित चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया है। रसायन वैज्ञानिक नागार्जुन ने सोना, चांदी, तांबा जैसे खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोगों से रोगों के निवारण के बारे में इन्होंने बताया है। इसी काल में वाग्भट ने अष्टांग संग्रह नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। अब इससे एक प्रश्न पूछा गया है IAS 2012 में, प्राचीन काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, प्रथम सदी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा, तीसरी सदी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा, प्राचीन सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा, 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। A 1 और 2, B 3 और 4, C 1, 3 और 4, D 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1, 3 और 4, क्योंकि शल्य औजार का प्रयोग आम हो चुका था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था और चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू नहीं हुआ था या उसके कोई साक्ष्य भी मिले नहीं हैं, अर्थात जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा C। अब षड दर्शन का अंतिम संकलन इस काल में हो रहा है। वो षड दर्शन और उनके प्रणेता कौन कौन थे उनको हम देख लेते हैं फिर से। षड दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा गया है। इससे पहले नास्तिक दर्शन में जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन आते हैं और उसके बाद जो आस्तिक दर्शन है उनमें ये 6 दर्शन आते हैं, जिसे 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी कहा गया है। इसमें सांख्य की रचना कपिल मुनि ने की, न्याय महर्षि गौतम के द्वारा, योग पतंजलि के द्वारा, वैशेषिक कणाद के द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा और वेदांत जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं वो बादरायण के द्वारा। अब इससे एक प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? A मीमांसा और वेदांत, B न्याय और वैशेषिक, C लोकायत और कापालिक, D सांख्य और योग। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ये सभी जो 6 षड दर्शन हैं उनमें लोकायत और कापालिक नहीं है, अर्थात जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा C। अब गुप्तकालीन साहित्य की हम बात करें तो इसमें आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा,
ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, न्यायावतार सिद्धसेन के द्वारा और ऋतु संहार मेघदूत, कुमार संभवम रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वश्यम, ये सभी कालिदास के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त के द्वारा, बृहद संहिता वराहमिहिर के द्वारा, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर के द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने गुप्त काल के बारे में बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में नीचे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।